लेकिन हम लोग पिछड़े दलितों ने ठान लिया है कि आप हमें न्याय नहीं देंगे तो हम आपकी वोट को चोट मारेंगे। अरे हम उन्हीं के बेटे हैं, हम किसी अंबानी अडानी के थोड़ी नहीं बेटे हैं, हम पिछड़े दलितों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं। हम लड़ेंगे अपने हक की आवाज के लिए। बाबा साहब की बात हम लोग मानते हैं और संविधान की बात मानते हैं। हमको जेल करा दें, इस बताइए, इस उम्र में गैंगस्टर लगा दिए हैं, गुंडा एक्ट लगा दिए हैं, हिस्ट्री शीटर। 26 साल की मेरी उम्र है, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया? आज तक किसी चिड़िया को मैंने नहीं मारा। जितने जल्दी लोग समझ जाएं उतना पूरे देश प्रदेश के पिछड़े दलितों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सवर्णों का विकास। और केशव प्रसाद मौर्य को तो मैं हिदायत देता हूं कि सुन लीजिए, आज जो आप दोगलापन दिखा रहे हैं अपने समाज के साथ, ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप खुद आईने में देखिएगा, आप खुद अपने से नजर नहीं मिला। लेकिन अखिलेश का क्या है, सिर्फ घर में बैठ कर ट्वीट कर देते हैं, वो भी सुलझा ट्वीट, क्योंकि ब्राह्मण न नाराज हो, ठाकुर न नाराज हो। चंद्रशेखर जी हमारे 3 से 4 दिन यहाँ साथ में रहे। अगर हमें खुले मंच से कहना पड़ा, चंद्रशेखर जी ने अगर हमसे फुल सपोर्ट मांगा तो हम फुल सपोर्ट करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 109वां दिन है। आप लोगों को लगता नहीं है कि सरकार अब आपकी मांग मानने वाली नहीं? देखिए, ये सरकार निर्दयी सरकार है, पिछड़े दलितों की विरोधी सरकार है। इनको पिछड़े दलितों का वोट तो चाहिए, पिछड़े दलितों के मंत्री बना देंगे सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ाने के लिए, लॉलीपॉप पकड़ा। ये मंत्री भी है ना, तो वो संविदा कर्मी वाले मंत्री हैं, कुछ टाइम के लिए बना दिए गए हैं, फिर निकाल के फेंक दिए जाएंगे। जैसे इनको लगता है कि अब हमें वोट चाहिए तो हमारे मंत्री बना देंगे। इससे हमारे पिछड़े दलित के जो अभ्यर्थी 109 दिन से आज इस गुहार में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री बना रही है वो क्या पिछड़े दलितों को न्याय भी दे रही है? वो कतई न्याय देने के मूड में नहीं है। लेकिन हम लोग पिछड़े दलितों ने ठान लिया है कि आप हमें न्याय नहीं देंगे तो हम आपकी वोट को चोट मारेंगे। नाम और जिला जरूर बताते जाइए ताकि ये समझ में आए लोगों के किनके बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। जी, मैं अमरेंद्र सिंह पटेल प्रयागराज से हूँ, जिनका नाम इन्होंने बदल के इलाहाबाद से प्रयागराज रखा, लेकिन आज वो अभ्यर्थी यहाँ अपने हक और अधिकार के लिए नाम बदल गया, लेकिन अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है इस उत्तर प्रदेश की योगी ढोंगी सरकार में। आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से हूँ, विजय यादव नाम है मेरा। हम लोग 109 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और पिछली जो सरकारें थी उनसे हम ये गफलत सी हो गई थी हमको कि ये हमारा हक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, और हमने ये सरकार चुन ली। और इस सरकार ने जानते क्या किया? इस सरकार ने ये किया कि हम गडेरिए से डर के इनको ले आए और इन्होंने कसाई बनने वाला काम कर दिया और हमारी ही खाल खींच रहे हैं ये। और अच्छा, कुछ तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं कि गांव-गांव में भी इस आंदोलन को आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो उन तस्वीरों? अभी तो ये शुरुआत है। अभी हम लोग इस उम्मीद में है कि शायद इनको समझ में आ जाए कि इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर करना इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इन्हीं के वोट से सरकार बनी है, अगर इनको एहसास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन अब घर घर पहुंचेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम लोग दीवारों पर पेंटिंग करवा रहे हैं। गांव में हमारे जो बुजुर्ग हैं, किसान भाई हैं, परिवार के लोग हैं, वो सब आरक्षण की टोपी लगाकर, आरक्षण का टी-शर्ट पहनकर, बैनर लगाकर वो अपने सारे काम कर रहे हैं। इस आंदोलन को हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे, एक एक व्यक्ति तक। ऐसा लग रहा है कि अब आप सीधे सरकार से लड़ रहे हैं? नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, लेकिन सरकार इसको अगर प्रश्न बना रही है कि नहीं हम बहुजनों का अधिकार छीनेंगे और सिर्फ अपने लोगों का विकास करेंगे, तो फिर सरकार भी इस बात को माने कि बहुजन समाज अब इतना कमजोर नहीं रह गया है कि आप उसको जो है संविदा टाइप के मंत्री बना के उसको बेवकूफ़ बना लेंगे, लीडर की जगह डीलर रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये काम नहीं चलेगा। अब बहुजन समाज के लोग अपना हक अधिकार जानने लगे, समझने लगे हैं। वो अपना हक अधिकार लड़के लेना जान गए हैं, वो पढ़ना लिखना जान गए, इसलिए अब हमारा अधिकार कोई चुरा नहीं पाएगा। अभी ये आंदोलन इको गार्डन में है, बहुत जल्दी ये गांव-गांव घरों में पहुंचेगा और उससे पहले एक बार लखनऊ में ताकत का भी अपनी एहसास कराएंगे। जी, मैं पवन कुमार मौर्य, मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ और हम लोग 109 दिन से इस पत्थर में अपना सर पटक रहे हैं, लेकिन करने के लिए तो कहते हैं कि हम ओबीसी एससी के मसीहा हैं। अरे बिल्कुल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद, तमाम लोग हैं। बात नहीं की उन लोगों से? क्या नहीं, उन लोगों से बात हुई तो जानते हैं सिला में क्या मिला? हम लोगों के बहनों के हाथ तोड़ दिए गए, हम लोग के भाइयों के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, जाति सूचक गालियां दी गई। यही मिला केशव प्रसाद मौर्य से, स्वतंत्र देव सिंह से। हाँ, अनुप्रिया पटेल जी हम लोग की बात अपने प्लेटफॉर्म पे उठाती हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं। लेकिन उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप जिस सरकार में हैं उस सरकार अगर ओबीसी पिछड़ा वर्ग और एससी के वर्ग से बनी है सरकार, तो आपको अपनी आवाज भी बगावत के साथ उठाना पड़ेगा। और केशव प्रसाद मौर्य को तो मैं हिदायत देता हूं कि सुन लीजिए, आप जब उत्तर प्रदेश चुनाव में गए थे 17 में
तो आप ही के चेहरे पे पूरे ओबीसी एससी समाज ने आपको चुना था। लेकिन आज जो है आप दोगलापन दिखा रहे हैं अपने समाज के साथ, ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप खुद आईने में देखिएगा, आप खुद अपने से नजर नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि जो ओबीसी एससी समाज के साथ हमने धोखा किया है, वे पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपका इतिहास लिखा जाएगा कि आपने ओबीसी एससी का वोट लेकर और उनके पीठ में छुरा भोंका है। योगी जी तो जाने दीजिए, उनके कोई बाल बच्चे संतान नहीं है, तो हम लोग की पीड़ा को नहीं समझते हैं। लेकिन आप तो संतान वाले हैं, आपके बाल बच्चे हैं क्या? आपके बच्चे 109 दिन से इस पत्थर में सर पटकते, तो क्या आप पूछने भी नहीं आते? अरे हक न देना हो तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम हम लोग की बात तो सरकार तक पहुंचाइए। आप एक उप मुख्यमंत्री हैं, कोई वैसे विधायक सांसद नहीं है। आप मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं, लेकिन कष्ट इस बात का है कि वो सोफे पे बैठते हैं, आप स्टूल पे बैठते हैं। इसका अंतर आपके कार्यशैली में भी झलकता है कि कौन सोफे वाला है और कौन स्टूल वाला है। तो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग के सब्र का बांध अब टूट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो 6 तारीख को आंदोलन हुआ था तो आप ही के अधिकारी ने, आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 से 15 दिन का समय दीजिए, आप लोगों के मामले का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन वो कौन सा कैलेंडर है, वो कौन सी घड़ी है आपके पास कि आपका हम लोग का आज पूरे का पूरे 1 महीना हो गया, लेकिन हम लोग के मामले का निस्तारण नहीं हुआ। तो मैं भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस बार जो आंदोलन होगा वो इको गार्डन में नहीं होगा, और उससे 10 गुनी संख्या आएगी। हम लोग भी जो ओबीसी एससी के पिछड़े वर्ग के 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार, उनके माता पिता, भाई बहन सभी लोग आएंगे और विधानसभा में, मुख्यमंत्री आवास पे हर जगह फैल जाएंगे। और जब तक आप न्याय नहीं देंगे इस शरीर में, जब तक एक लहू का कतरा रहेगा, तब तक हम लोग इको गार्डन में लखनऊ में जमे रहेंगे। हम आपसे न्याय छीन कर लेंगे, ये हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा। ये जो बीच बीच में कुछ शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ये गुस्सा आक्रोश में बदल चुका है। 109 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं मुकेश प्रजापति, बरेली जिले से हूँ। अच्छा, इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, आपके अभिभावक नहीं कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, वहाँ छोड़ छाड़ के आ जाओ घर पे? अब हमारे अभिभावक भी जानते हैं कि हाँ, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि हमारे अभिभावक जो हमारे जन्मदाता हैं उनको तो ये पता ही होना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने पूरी खुली छूट दी है, वो हमारे साथ में पूरी सही मतलब पूरे जो भी परिवार है या हमारा जो विलेज है, जो हमारा टाउन है, हमने अपने टाउनशिप से जो स्टार्ट किया है, अभी जो अब बताया भाई ने कि हम लोगों ने अपना जो आवाज़ है गांव-गांव और मतलब शहर-शहर पहुंचा रहे हैं। तो हमारे तरफ से पूरी तरह से हमारे पिताजी ने बोल दिया है कि सरकार के खिलाफ लड़ो, और हम सब साथ हैं। हमारे पिताजी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन उनको इस बात का भी डर नहीं है किसी भी प्रकार का। आप? मैं महोबा जिले से हूँ। क्या नाम है? हुसैन मोहम्मद नाम है सर। आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर जिला से हूँ, प्रेम सुख गुप्ता नाम है हमारा। हमारे घर वालों ने कहा कि नहीं, अपने हक अधिकार के लड़िए, संविधान बचाने को लड़िए। बाबा साहब ने हमको एक अनमोल रतन दिया, जिसकी वजह से हम लोग आज बोलने लायक हो गए। नहीं ये स्थिति होती कि हम यहाँ खड़े होके बोल नहीं पाते, और इनको योगी बाबा को समझना होगा, वोट की चोट को समझना होगा। नहीं, पिछड़ा, दलित, युवा, बेरोजगार, इन्हें डंके की चोट पे उत्तर प्रदेश से भगाएगा और इनका काम तमाम करेगा। ये जाके सिर्फ मठों में जो इनका काम है एक्चुअल में वो करें। इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश प्रदेश को खिलाते हैं किसान, जो अन्न पैदा करते हैं तो यही खाते हैं, लेकिन जिनकी खाते हैं उन्हीं की बजाते हैं। आप देखिए, गाड़ी चढ़ा के चले गए। अब हम लोग कैसे आंदोलन करें? लोकतंत्र तो यहाँ है ही नहीं, आंदोलन कैसे करेंगे? ये जब हम लोग निकलेंगे तो गाड़ी चढ़ा देंगे, क्या पता योगी जी अपना बुलडोजर चला दें हम लोग। आप लोगों ने समर्थन की बात कही थी किसानों को? नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल समर्थन किया है, और हमारे अन्नदाता हैं, हम पूरी तरीके से, जरूरत पड़ेगी किसानों को, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लखीमपुर खीरी हो चाहे जहाँ हो, हर जगह किसानों की बात करेंगे। अरे हम उन्हीं के बेटे हैं, हम किसी अंबानी अडानी के थोड़ी नहीं बेटे हैं, हम पिछड़े दलितों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं। हम लड़ेंगे अपने हक की आवाज के लिए। बाबा साहब की बात हम लोग मानते हैं और संविधान की बात मानते हैं। जहां मेरे हक अधिकार के साथ खिलवाड़ होगा, वहां पूरी ताकत के साथ, पूरे गुंडई के साथ लड़ेंगे। जिसको जो उखाड़ना हो, चाहे बाबा संपत्ति जब्त करा ले, चाहे बाबा हमको जेल करा दें। इस बताइए, इस उम्र में गैंगस्टर लगा दिए हैं, गुंडा एक्ट लगा दिए हैं, हिस्ट्री शीटर। 26 साल की मेरी उम्र है, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया? आज तक किसी चिड़िया को मैंने नहीं मारा है, लेकिन गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, गुंडा एक्ट, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? लेकिन बाबा को डर रहता है कि बेरोजगारों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज हम लोग उठाते रहते हैं। अरे हम लोग तो इस भर्ती से हैं। ऐसा होता कि अगर नेतागिरी करने आए होते हम लोग, तो हो सकता है इस भर्ती से ना होते, तब करते। तो इनको समझना चाहिए। ये इत्तेफाक मानिए कि हम लोग लड़ ले रहे हैं। आज ये स्थिति है, अगर हमारे पीछे दलित ना जागे तो ये एक पंचवर्षीय बाद कोई लड़ने लायक नहीं बचेगा।
ये लोगों को समझना पड़ेगा। जितने जल्दी लोग समझ जाएं उतना पूरे देश प्रदेश के पिछड़े दलितों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सवर्णों का विकास, ये इनका एक्चुअल फैक्टर है। और सत्ता पक्ष के खिलाफ नाराजगी की बात तो समझ में आती है कि उसके पिछड़े और दलित नेता सत्ता की वजह से नहीं बोल रहे, मंत्री पद की वजह से नहीं बोल रहे, कुछ अन्य झुंझुने राज्य मंत्री जैसे एमएलसी जैसे झुंझुनों की वजह से नहीं बोल रहे। विपक्ष के पास क्या समस्या है? केवल एक चंद्रशेखर आजाद को अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ आके रुके भी थे आप लोगों के साथ, बाद में प्रदर्शन में भी शामिल हुए, हालांकि आते रहे, कांग्रेस के भी लीडर आए, सपा के भी लीडर एक आध आए, लेकिन उस तरीके से मजबूती से जो मेन विपक्ष कहा जाता है सपा बसपा खड़ा है आपके साथ। देखिए, सपा बसपा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये लोग ट्वीट करके और एसी कमरे में बैठ के सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हमको अब चुनाव जितवाइए, ये हमारे साथ न्याय नहीं है। आप हमारे लिए सड़कों पे लड़िए, ये हमारे साथ न्याय होता है। अगर पिछड़े दलितों को जगाने में आप सहयोग करिए, ये चाहे जो पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग सिर्फ कहते हैं कि नहीं आप हमारी सरकार बना दीजिए, ये हमारे साथ न्याय नहीं होता। ये पिछड़े दलितों और अभ्यर्थियों के साथ नहीं, ये अपने एक नेता से कह सकते हैं। जब यहाँ हम लोग लड़ रहे, चंद्रशेखर भाई आए, यहाँ पे 4 दिन 3 दिन रहे और कंधे से कंधा मिला के ये हमारा निर्णय था कि हम बाहर उपद्रव नहीं मचाएंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर ये हमारे न्याय दे देते हैं तो करते हैं। लेकिन अखिलेश का क्या है, सिर्फ घर में बैठ के ट्वीट कर देते हैं, वो भी सुलझा ट्वीट, कि उनमें ब्राह्मण न नाराज हो, ठाकुर न नाराज हो, और जो भी इनके सो कॉल्ड हैं कि इनके हितैषी, वो एक्चुअल में आपके हितैषी नहीं है। वोट आपको वीसी देता है, पिछड़ा देता है। उसमें पटेल हैं, चाहे यादव हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कुशवाहा हो, सब लोग मिलके तब एक मुख्यमंत्री बनता है। चाहे वो योगी बने हैं, क्यों गुंडई कर रहे हैं? क्योंकि पिछड़ा दलितों ने वोट दे दिया। अब उनको समझ में आ रहा है कि अब हम इनको इनके मंत्री बना के जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम लोग समझते हैं ना कि हमारे नेता हैं, वो एक्चुअल में हमारे लिए लड़ नहीं रहे हैं, वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानना है कि हमारा पिछड़ा दलित समाज जाग जाएगा। आप क्यों दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं? क्यों ब्राह्मण सम्मेलन करवाने की क्या मजबूरी है? 2-4% हैं वो लोग, उनको क्यों लेके चल रहे हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन की क्या जरूरत है? आप पिछड़ा सम्मेलन कराइए, दलित सम्मेलन कराइए, एसटी सम्मेलन कराइए, इससे आपको वोट मिलती है और संख्या देखिए। लेकिन आप पढ़े हैं कि ब्राह्मण जी बोल दिए कलावा बांधना है और वहां मंदिर बनाना है, वहां पूजा कराना है, क्योंकि आप उसी में घिरे हैं। अभिषेक मिश्रा कौन है जो प्रबुद्ध सम्मेलन कराते हैं? उनके कहने पे कितनी वोट आपको मिल जाएगी, ये पूरे प्रदेश को पता है, लेकिन अखिलेश को नहीं पता है, क्योंकि उनका ट्विटर हैंडल अभिषेक मिश्रा चलाएंगे। प्रजापति जी, यानी कि आप बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। जी। तो ये सामने वाले को भी गलतफहमी हो सकती है कि जाओगे कहाँ, वोट तो हम ही को दोगे। नहीं, सामने वाले गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि हाँ वो आएगा तो हमारे पास में रहेगा। जो हमारे साथ में है उसके साथ में रहेंगे। चंद्रशेखर जी हमारे 3 से 4 दिन यहाँ साथ में रहे। अगर हमें खुले मंच से कहना पड़ा, चंद्रशेखर जी ने अगर हमसे फुल सपोर्ट मांगा तो हम फुल सपोर्ट करेंगे उनके लिए, अपनी पूरा मतलब हर तरह से उनकी पूरा जोर आजमाइश कर देंगे उनको सत्ता में लाने के लिए या उनकी पार्टी को किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए। बार बार एक शब्द मैं सुनता हूँ कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, इनको सपोर्ट मत करो, ये इनके एजेंट हैं, वो इनके एजेंट हैं। तो मैं इन तमाम लोगों की तरफ से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब एजेंट गिरी करने वाले लोग इतना अच्छा विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जो एजेंट नहीं है वो घर में सो क्यों रहे हैं? विपक्ष के लोगों को जिनको ये गलतफहमी है कि ये लोग नाराज होकर के, सिर्फ नाराज होकर के उनको वोट दे देंगे, वो गलतफहमी अपनी दूर कर लें। इनके हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, इनके मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। पिछड़े और दलित समाज के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अपने मैनिफेस्टो में उनके लिए कर क्या रहे हो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।